कहा था कि पिछले कक्षा में हम लोगों ने कौन सा अध्याय पढ़ा था, अध्याय 6 बल एवं दाब। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप उसे देख सकते हैं। और वहां हम लोगों ने बल के बारे में यानी फोर्स के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया है। और जैसा कि मैंने कहा था कि आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली किसके ऊपर, दाब के ऊपर अध्ययन करेंगे। दाब को इंग्लिश में हम लोग प्रेशर कहते हैं। ये विज्ञान का ही कक्षा 8 क्लास 8 का 6ठा लेसन है, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर के ऊपर है। तो चले सबसे पहले दबाव यानी प्रेशर जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। आप यहाँ एक जो ध्यान रखेंगे अपने उत्तर को लिखते समय आप अंग्रेजी के उन शब्दों को भी, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की कक्षाओं में जाते जाएंगे आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें अंग्रेजी में, विज्ञान विषय विशेषकर अंग्रेजी में ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अभी से आप लोग भी इसका प्रयास शुरू कर दें, अपने लिखने में इसे शुमार करें ताकि ज्यादा अच्छा आपका प्रभावशाली उत्तर हो सके। तो खैर आते हैं, सबसे पहले आप देखें दबाव। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। अब फिर से क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। दबाव यानी प्रेशर, दबाव यानी कि प्रेशर, इंग्लिश में अगर बात कर रहे हैं तो प्रेशर। अब हम अगर इसे सूत्र के अनुसार, अगर फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशंस के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो दबाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल का। बल बटा क्षेत्रफल, इसे ही इंग्लिश में मैंने यहाँ लिख छोड़ा है, ये प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया। अब यहाँ एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है देखना कि दबाव का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। इसे फिर से ध्यान में रखें, इसे आप याद रखेंगे कि दबाव का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। और इसे हम इस तरीके से कैपिटल N ऑब्लिक M स्क्वायर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, ये इसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। ये कहाँ से आया है अगर आप देखेंगे तो आप जैसे कि फोर्स का पढ़े थे कि फोर्स का इकाई क्या था, न्यूटन, और एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, मीटर स्क्वायर से। तो इसीलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका SI यूनिट है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर जिसे पास्कल भी कहते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, पास्कल। और अंग्रेजी के PA, कैपिटल P और स्मॉल a से निरूपित करते हैं। इसको बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर इसे हम पास्कल भी करते हैं, ये कैपिटल P और स्मॉल a से निरूपित करते हैं। और एक पास्कल जो है वो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब बार बार मैं एक नए शब्द का कोशिश कर रहा हूं और विचार कर रहा हूं और बार बार बोले जा रहा हूं पास्कल। अब आखिर पास्कल क्या है, तो पास्कल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं, थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहता हूं कि ब्लेज पास्कल, आप यहाँ देखें मैंने बोर्ड पे लिख छोड़ा है, ब्लेज पास्कल, इनका जन्म 1623 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1662 में हुई थी। ये एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। ब्लेज पास्कल असली में एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, भौतिकी शास्त्र के विशेषज्ञ थे, बहुत बड़े धर्म के प्रति भी इनका, और ये विभिन्न विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र में, विज्ञान के हर एक क्षेत्र में इनका बहुत ही अभूतपूर्व योगदान था। ब्लेज कैलकुलेटर के नाम से भी है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था शुरुआती समय में। तो इन्होंने ही सबसे ज्यादा ये प्रेशर के ऊपर काम किया था। प्रेशर यानी दबाव के ऊपर इनका एक अपना एक सिद्धांत था, और इनके ही नाम पर इनका जो प्रेशर का जो इकाई था उसे हम लोग पास्कल नाम दिए। तो इनका नाम था ब्लेज पास्कल, यहीं से ये पास्कल का इस्तेमाल होना शुरू हुआ हमारे दबाव के अंतर्राष्ट्रीय मात्रक के रूप में। यहाँ आप एक देखें कि जब किसी वस्तु पर बल कार्यरत होता है दबाव उत्पन्न होता है। जब किसी वस्तु पर बल कार्यरत होता है दबाव उत्पन्न होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखेंगे, अभी हम लोगों ने देखा कि जब किसी वस्तु पर बल कार्यरत होता है तो दबाव उत्पन्न होता है। जब किसी वस्तु पर बल कार्यरत होता है दबाव उत्पन्न होता है। और इसके बाद हम देखें कि ये 3 बिंदुओं, मैंने महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे लिख छोड़ा है। यहाँ देखिए कि एक दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा दबाव उतना ही अधिक होगा। एक दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा, आप देखेंगे कि आप अगर एक कांटी को किसी तख्ते में दबाना चाहे अपने हाथ से, शायद वो चला जाए, यानी उनका क्षेत्रफल कम है। आप कैंची इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी सबसे जितना कम वो एक दो परत सतह आपस में जुड़ेंगे उतने अच्छे से वो कैंची काम करेगा। अगर आप छुरी या नाइफ यूज करते हैं तो उसमें भी देखेंगे जितना तेज धार होगा उतने अच्छे तरीके से काटेगा। यानी यहाँ ये क्या बताया जा रहा है कि एक दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा दबाव उतना ही अधिक होगा। दूसरा नंबर पॉइंट क्या था, जस्ट इसके उल्टा कि एक दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दबाव उतना ही कम होगा। अब अगर आप बहुत सारे कांटे को एक साथ दबाने का कोशिश करते हैं तो वो नहीं काम करता है, नहीं कील अंदर जाता है। यहाँ क्या हुआ, संपर्कित सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया है। आप सुने होंगे कि दलदल में जब कभी भी हम फंसते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आप उस पर खड़े होने के बजाय लेट जाएं। खड़े होने के बजाय क्या करें, लेट जाएं, जिससे हमारा क्षेत्रफल, संपर्कित सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाए और हम उसमें फंसने के बजाय हमारी जान बच सके। इस चीज को आप अपने दैनिक जिंदगी में भी इस्तेमाल रखेंगे। याद रखेंगे कि जब भी कभी ऐसा कुछ विशेष परिस्थिति आती है तो आप इस तरह से कार्य करेंगे। और तीसरा नंबर पे क्या आता है कि संपर्कित सतह का क्षेत्रफल नियत होने पे बल के बढ़ने से दबाव बढ़ता है तथा बल के घटने से घटता है। अब अगर एक बिल्कुल फिक्स है हमारा संपर्कित सतह, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो हम अगर उसमें ज्यादा बल लगाएंगे तो हमारा जो दबाव है वो ज्यादा होगा। हम कम बल लगाएंगे तो हमारा दबाव जो है वो कम होगा। चलिए, हाँ, तो मैं बता रहा था कि हम लोगों ने अभी तक क्या अध्ययन किया कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल। यहाँ हमने एक और चीज देखा था कि जब किसी वस्तु पर बल कार्यरत होता है दबाव उत्पन्न होता है, और एक दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा दबाव उतना ही अधिक होगा। यहाँ मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप किसी भी जगह आप देख सकते हैं कांटी को, जो नेल्स कहा जाता है। आप अगर शार्प फोकस ये कैमरा मेरा कर रहा हो तो आप देखें, हमेशा आप देखेंगे कांटी को जिस दीवार पे जिस टुकड़े को लगना होता है वो काफी नुकीला बनाया जाता है। हम हमेशा इसको दीवार पे रख के ठोकते हैं, ना कि इसे। ऐसा क्यों? इसलिए कि संपर्कित सतह जो है वो जितना कम होगा दबाव उतना ही ज्यादा होगा। हम अगर ऐसे करते हैं और इसे बहुत ही नुकीला कर देते हैं, संपर्कित सतह जो है हमारा सबसे कम हो जाता है। फलस्वरूप ये कांटी हम आसानी से दीवारों में गाड़ सकते हैं, लगा सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि क्या हम इस प्रकार के किसी कील को ठोकने में आसानी कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये जो संपर्कित सतह है इसका क्षेत्रफल जो है वो ज्यादा है, और अधिक क्षेत्रफल होने के कारण क्या होगा, इसका दबाव कम हो जाएगा और इस पर दबाव कम पड़ेगा। ऐसे कीलों को भी गाड़ा जा सकता है, लेकिन उन पर लगने वाला बल बहुत ज्यादा होगा, अत्यधिक होगा। इसीलिए हम लोग हमेशा संपर्कित सतह को कम से कम करने का कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो बल है वो ज्यादा हो सके। इसके साथ ही आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ कैंची का भी एग्जाम्पल दिया था। इसे भी आपको मैंने बताया था कि आप देखें कि ये जो सतह है ये बिल्कुल धारदार हो जाता है, और ये दो सतह जहाँ आपस में आके मिलते हैं ये सबसे कम रहता है, जिसके कारण कैंची आसानी से
किसी भी चीज को दो टुकड़े में, पेपर हो, हल्का फुल्का चीज हो, इसे काट सकता है। तो और तीसरे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक छुरी है। हाँ, मैं यहाँ बिल्कुल ये पहले ही जाहिर कर देना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को बच्चों आप अपने विद्यालय में या अपने घरों में खुद से ना करेंगे, किसी बड़े के निगरानी में ही इसे देखेंगे या छुएंगे, क्योंकि इससे जख्म लगने का और चोट लगने का डर रहता है। धारदार है, ये हाथ कटने का डर है। आप देखें चाकू के इस एंड को, ये काफ़ी संपर्कित क्षेत्र इसका थोड़ा ज़्यादा है तुलनात्मक। अगर इधर देखें तो हम इस तरफ से आसानी से किसी भी भाग को या किसी भी चीज को काट सकते हैं। इस भाग से हमें ज्यादा बल लगेगा। फिर वही बात हो रहा था कि दिए हुए संपर्कित सतह का अगर क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, दबाव उतना कम, जितना संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा, दबाव उतना ही अधिक होगा। आगे चलते हैं। यहाँ इस अध्याय में तरल पदार्थ जब भी बताया जाएगा तो उसका अर्थ द्रव एवं गैस दोनों है। द्रव एवं गैस दोनों है। यहाँ तरल पदार्थ एक ही शब्द इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि दबाव का जो भी विशेष अभिलक्षण है, जो भी गुण है, वो द्रव एवं गैस में करीब करीब एक समान ही होता है। आप देखेंगे कि जब कहीं भी आप यहाँ देख लें बिल्कुल क्या कि द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है, वह गहराई के घटने से घटता है। इसका आप उदाहरण में देख सकते हैं कि आप समुद्र तल, बिल्कुल वहाँ सबसे ज्यादा हमारा दबाव रहता है क्योंकि गहराई वहाँ सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे, पृथ्वी की सतह पर आएंगे और ऊपर आसमान की ओर जाएंगे, तो ये दबाव जो है ये घटता चला जाता है। और इसके बाद है द्रव का दबाव बर्तन के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आप चाहे किसी बड़े मुंह वाले बर्तन में, बाल्टी में द्रव को रखें, आप तरल पदार्थ को रखें, या आप छोटे मुंह वाले में रखें, दबाव दोनों ही परिस्थिति में एक जैसा रहेगा। इसे आप आगे के एग्जाम्पल में देख सकेंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे वायुमंडलीय दबाव पर। तो वायु यहाँ गैस को हम लोग बोल रहे हैं, यानी वायु में जितने भी प्रकार के गैस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हमारे वायु में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हाँ, बिल्कुल सही, वो है नाइट्रोजन, जो 78% भाग हमारे वायु का नाइट्रोजन के द्वारा रहा गया है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि वायु के द्वारा लगाया गया दबाव वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। वायु मतलब पूरे गैस से बात हो रही है कि वायु के द्वारा लगाया गया दबाव वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। इसे आप इंग्लिश में ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप स्पेलिंग से ध्यान से देख लेंगे। और इसके बाद आप अगर इसकी परिभाषा के ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल में स्थित वायु के एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाला भार वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। फिर से देखें, वायुमंडल में स्थित वायु के एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाला भार वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। ये बहुत ही रोचक विषय है जिसके बारे में विस्तृत अध्ययन आप ऊंची कक्षाओं में पढ़ेंगे। वहां आपको ये भी बताया जाएगा कि इसके भी नापने का mmHg एक अलग इकाई आता है, जो अभी आप सिर्फ इतना ही जाने। और चले बच्चों, तो फिर एक और रोचक प्रयोग करके आपको देखते हैं और आप इसमें, मुझे विश्वास है कि आप इसे पसंद करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं इसे हम लोग। ये आप अपने विद्यालय में देखे होंगे, इसे ग्लोब कहते हैं। और ये अर्थ के रूप में ही हम लोग, ग्लोब अर्थ हमारे मदर अर्थ जो है उनका है, और ये चारों तरफ गोल सा दिखता रहता है। और चलें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो हमारे भारत कहाँ है, तो ये हमारा भारत है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया, ये ज्योग्राफी नहीं। हम वापस आते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इसके चारों ओर हम हर वक्त हवा से, एटमॉस्फेयर से घिरे हुए रहते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी के ऊंचाई से
अगर इसके सतह से आप ऊंचाई को नापेंगे तो 9 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर एक ऊंचाई को अगर हम एवरेज मान के चलें तो 9 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा एटमॉस्फेयर या वातावरण या हवा या गैसों के एक सघन समूह से ये हमेशा घिरा हुआ रहता है। आप ज्योग्राफी क्लास में पढ़े होंगे कि कुल मिला के 3 तरह के परत होते हैं, हम उनमें नहीं जाना चाहते हैं अभी आप ये जानें कि अब ये चारों तरफ से हवा है और ये हवा हर वक्त हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है और हमेशा हमारे हर एक वस्तु पे हम लोग हमेशा एक हवा के समुद्र में सभी व्यक्ति सभी जीव जंतु हमेशा रहते हैं। यहाँ एक चीज़ बहुत ही अच्छा रहता है कि हवा हर व्यक्ति पर हमेशा प्रेशर लगाता रहता है। ये जो वातावरण है ये हमेशा प्रेशर लगाता है और आप ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुल 17,300 किलो पर फोर्स के हिसाब से हमारे हर एक जीवों पे, इंसानों पे, सजीव निर्जीव सभी पे हवा के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, जिसे हम वायुमंडलीय दबाव कहते हैं या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब ये 17,300 को अगर आप ऐसे लेमैन्स लैंग्वेज में देखें तो आप मोटा मोटी यही समझें कि 3 कार के बराबर वजन आपके शरीर के ऊपर हर वक्त हवा के द्वारा दबाव, वायुमंडलीय दबाव लगता रहता है। अब ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी दबाव को हम झेलते कैसे हैं, क्योंकि जितना दबाव हम वातावरण या वायुमंडल हमारे ऊपर लगाता है, हमारे शरीर के अंदर से भी उतना ही दबाव उसे मेंटेन करके रखता है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और आश्चर्यजनक चीज़ है और इसका उपयोग करके अब आपको हम दिखाते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं कि वायुमंडलीय का दाब या दबाव कितना असरदार है। चलिए तब आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक शीशे का ग्लास है जिसे मैंने पूरे ऊपर तक पानी से भर दिया है और ऊपर एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा जो थोड़ा बड़ा हो या बराबर साइज का हो उसे इसके ऊपर, क्या आपको लगता है कि ये रख देने से ये पानी को बाहर गिरने से रोक देगा? चलिए करके देखते हैं। इसे सावधानी पूर्वक हाथ से पहले पकड़ लें, हल्का सा दबा दें और फिर कोशिश करें इसे उल्टा करने का। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखें, मैंने अपना हाथ बिल्कुल हटा दिया है नीचे से और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये कैसे पानी बिल्कुल आसानी से ये रोका हुआ है। इसे आप फिर से देखें एक बार, ये देखें पूरा पानी भरा हुआ है, नीचे से ये सिर्फ एक पतला सा पेपर इसे आसानी से रोके हुए है। यहाँ क्या हो रहा है, इसके अंदर जितना वातावरण का प्रेशर, पानी का प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है या कोई जल का दाब है, ये चारों तरफ जो हवा है या वायुमंडलीय दाब है वो इसे ज़्यादा ताकत से रोके हुए है। फलस्वरूप ये पानी अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहा है ना रोचक? ये आप इसे अपने घरों में भी कर सकते हैं सावधानी बरतते हुए, क्योंकि कभी कभी ये पानी गिर के आपके कपड़े को गीले या बिस्तर को गीला करता रहेगा। तो आप 1-2 बार अगर आप प्रयास करेंगे तो ये प्रैक्टिकल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो है ना रोचक ये चीज़? चलिए और कुछ नए चीज़ों को प्रैक्टिकल के रूप में आपको करके दिखाते हैं। इसे दोबारा आप बहुत ही सावधानी से ऐसे हाथ लगाकर और फिर से ऐसे पलट दें। ये पानी बिल्कुल पूरा पानी आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और ये हल्का इस पेपर के रंग के कारण हल्का पीला भी पड़ गया है। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसे तो आप लोग सबको देखे होंगे, अक्सर बीमार वगैरह होने पे लोगों को इंजेक्शन देने के काम में ये इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने इसे खरीद कर लाया है और इसके नीडल को बिल्कुल हाथ न लगाएं कि वो हाथ में आपको चुभ सकता है और आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो उसे मैंने हटा दिया है। अब देखें ये आसानी से ये पीछे जा रहा है, पूरा इसे हम 20 ml तक टान लेते हैं और ये फिर आसानी से पीछे आगे चला जा रहा है। जब हम पीछे खींचते हैं तो इस छेद में से आप देखें, यहाँ एक छेद है, इस छेद से हवा इसके अंदर जाती है, जैसे चली जा रही है।
वैसे अब मैं कह दिया कि इसके हवा इसके अंदर अभी पूरी हवा से ये भरी हुई है, तो ये आप बिल्कुल ना मान सकेंगे, क्योंकि हवा दिखती नहीं है किसी को। हवा का अपना कोई ना रंग होता है, ना आकार होता है, ना प्रकार होता है, इसीलिए आप इसे नहीं समझ सकेंगे। लेकिन हाँ, आप इसे अनुभव कर सकेंगे। तो अब देखिए कैसे अनुभव करते हैं। अब इसे जब हम ढकेलते हैं तो आप यहाँ पे हवा निकलता हुआ महसूस कर सकते हैं। लेकिन आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं। देखिए कि मैंने इसे जोर से दबाया और इसे प्रेस करने का कोशिश करने लगा। इतने के बाद ये, अब मैं कितनी ताकत में लगा रहा हूँ आप देख सकते हैं मेरे हाथों से, ये बिल्कुल नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस एरिया में हवा भरा हुआ है और वो इसे जाने नहीं दे रहा है। देखें, आपने हवा निकलने का एक आवाज़ सुना, पॉप करके हवा बाहर की ओर निकला। दूसरी तरफ आप दूसरे तरीके से क्या देख सकते हैं कि आप इसमें बिल्कुल हाथ पहले जमा दें कस के, और अब इसे खींचने का कोशिश करें। आप लाख कोशिश करेंगे, अभी ये बाहर की ओर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये यहाँ से हवा आने के कारण ये पीछे की ओर चला जाता था। क्योंकि ये ऊपर का छिद्र जो है, जिसे मैंने अपने अंगूठे से बंद रखा है, अभी वो अंदर हवा नहीं आने दे रहा है, और इधर जो वातावरण का हवा है वो इसे दबा कर रखा हुआ है। वो फलस्वरूप देखें, जैसे ही हमने उससे खींच के हटाया, ये बहुत तेजी से अपनी जगह से बाहर निकल गया। तो ये एक और एक्सपेरिमेंट था। हाँ, यहाँ इस एक्सपेरिमेंट को या इस प्रैक्टिकल को या इस प्रयोग को भी मैं आपको बिल्कुल ही कह देना चाहता हूँ कि इसे सावधानीपूर्वक आप करके देख सकते हैं। अनुभव आप देखें कि मेरे अंगूठे पे कितना ज़्यादा निशान हो चुका, और इस हाथ से भी जो मैंने बल लगाया है उसका निशान आ गया। यानी ये बताता है कि वातावरण हम सभी पे चारों तरफ से वायुमंडलीय दाब लगाता रहता है, जिसे हम अनुभव प्रयोग के तौर पे ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं और समझते रहेंगे। इसके बाद हम आते हैं, एक वैज्ञानिक का नाम मैंने लिख रखा है, ऑटो वॉन गोरिक। स्पेलिंग आप देखें, OTTOVONGUERICKE। इनका जन्म 1602 में हुआ था, मृत्यु 1686 में। स्पेलिंग थोड़ा सा वियर्ड है क्योंकि ये जर्मन थे। ये जर्मन के एक भौतिकी शास्त्र के विद्वान थे, और इन्होंने वैक्यूम के ऊपर, खाली स्थान के ऊपर बहुत सारा अध्ययन किया था। इनके बहुत सारे शोध कार्य हमारे विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाए हैं। आप देखे होंगे कि आपके विज्ञान के इस अध्याय के सबसे अंतिम पृष्ठ में आपको एक बॉल जैसा आकृति, जिसके दोनों तरफ कुछ घोड़ों का ये दिखाया जा रहा है। इन्होंने ये साबित कर दिया था कि अगर एक दो अर्ध व्यास के बॉल को जो बना हुआ हो हमारे धातु का, और उसके अंदर से सारा हवा को निकाल दिया जाए, यानी वो वैक्यूम हो जाए, खाली स्थान हो जाए, और उसे इस प्रकार जोड़ा जाए, और फिर दोनों तरफ अगर 8-8 घोड़े को लगाकर भी खींचने का कोशिश किया जाता है, तो वो उन्हें अलग नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि बाकी पूरे जो वायुमंडल का जो हवा है, गैस है, वो उनको दबाकर रखा हुआ है। ये आप चित्र में देख कर कुछ अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और यहाँ मैं उसे फिर से बताना चाहता हूँ कि ऑटो वॉन गोरिक के द्वारा बताया गया ये प्रयोग बहुत सारे लोगों के द्वारा दोहराया गया, और ये आज तक सबसे सफल रहा है। और ये हमें बताता है कि वायुमंडल का दबाव कितना ज्यादा हमारे ऊपर है। अब जैसे जैसे समुद्र तल में नीचे की ओर जाएंगे, आप पर दबाव बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे समुद्र तल से ऊपर की ओर आएंगे, आप पर दबाव घटता जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही इस अध्याय में, और मैं चाहूंगा कि आप इस अध्याय को खत्म करने के बाद आप इन्हें भी जानें, जो अंत में दिया जाता है हर एक अध्याय के बाद, उसे जरूर एक बार देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुएं दी जाती हैं जो आपको अभ्यास के समय में काम आएगा। धन्यवाद।